all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ you all are good, things are fine at your place, and thank you for basically giving your comments in the comment section where I read them. एंड आई गॉट टू नो कि आप डेली अभी होमवर्क कर रहे हो. जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि वो एकमात्र ज़रिया है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं. आप फीडबैक दे सकते हो, जो सवाल मैं पूछती हूँ आप आंसर्स दे रहे हो. सो ग्रेट. सेशंस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी करो, शेयर भी कर सकते हो ताकि बाकियों को भी पता चले डेली सेशंस होते हैं एंड वो भी देख पाएँ. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस. आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट्स जस्ट दैट कि आपका ओरिएंटेशन जो है उसको पढ़ने का हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देख लेते हैं क्योंकि वी आर कैटरिंग टू दैट डोमेन. लेकिन करंट अफेयर एनी वे इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेक्शन के लिए, चर्चा का विषय हो, आर्टिकल्स हो, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए. बस सवाल यूपीएससी अलग तरीके से पूछेगी और एसएससी में अलग तरीके से पूछा जाएगा. यूपीएससी एक लेवल डेप्थ में जाती है तो अच्छी बात है, हम डेप्थ भी कवर कर रहे हैं बाकियों के लिए, राइट. सो ये मत सोचो कि मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ये क्या मेरे लिए रेलिवेंट रहेगा क्योंकि इट इज़ कैटरिंग टू यूपीएससी. येस, इट इज़ कैटरिंग टू यूपीएससी, बट इट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम, राइट. दिस इज़ अ लिस्ट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इसके आसपास के बाकी टाइगर रिजर्व्स, इसकी हिस्ट्री, रिवर एसोसिएटेड, ये सब कुछ जानेंगे. प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये दो मिशंस हैं जीएस पेपर 2 से मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. आज मेंस के लिए काफ़ी आर्टिकल्स हो गए और प्रीलिम्स के लिए तो एनीवे दीज 3 आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट. समुद्रयान मिशन काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, अब क्यों न्यूज़ में आ गया है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छी बात होने जा रही है. सो विल टेक इट इन डिटेल. और पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, सो ये कैसी स्कीम है, कौन इसमें एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका एम, विल टेक इट अप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नीड क्यों है ऐसे स्कीम की, ये आपके मेंस के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. सो इसको दोनों तरीके से कवर करेंगे. अगला एक मेंस का आर्टिकल है शेयर ऑफ विमेन इन साइंस इन इंडिया. ये आपके एसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इवन जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ अवार्ड्स के बारे में, अगर इफ यू रिमेम्बरिंग, कुछ याद आ रहा है तो आई डिस्कस्ड विद यू अबाउट रिसेंट अवार्ड्स में. अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी. दैट वाज रिगार्डिंग शांति स्वरूप भटनागर प्राइज. दोज वर दी अवार्ड्स, राइट. अभी ना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो लेटेस्ट सेट ऑफ विनर्स हैं फॉर दीज अवार्ड्स दे आर अनाउंस्ड. और देखा ऐसा जा रहा है कि देखो विमेंस का एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दैट वी आर नॉट ऑनरिंग, राइट. सो उस विद रिस्पेक्ट टू में आपने शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में तो पढ़ लिया है. जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं एक आइडिया, मतलब एक ब्रीफ में बता दूंगी कि क्या है, लेकिन इन डिटेल के लिए आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट अप. उसके रेफरेंस में विल टेक इट कि अच्छा विमेन का क्या शेयर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है इस डायरेक्शन में. ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर एक चर्चा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय जो सुबह से सुर्खियों में बना हुआ है आज, इंडिया एक्सपेल्स टॉप कैनेडियन डिप्लोमैट आवर्स आफ्टर जस्टिन ट्रूडो मूव इन अ मैसिव रो. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमने इसके बारे में आज चर्चा करनी है. ये वो खबर है जो सुबह से न्यूज़ में चल रही है और अगर आपको याद हो तो बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां अभी काफ़ी ये चर्चा में चल रहा है इंडिया कनाडा के रिलेशंस को लेके, जो कि रॉक बॉटम पे आते जा रहे हैं. अब देखो हमने देखा है G20 समिट के दौरान, उससे पहले जिस तरीके से दिल्ली मेट्रोज पे लिखा हुआ था कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान,
इसको लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसके चलते काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे जहां पर हमने G20 समिट के अंदर भी जब जस्टिन ट्रूडो से बात हुई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लिसिटली रखा है कि ये जो प्रो खालिस्तानी जो एक्शंस हैं चल रहे हैं कनाडा के अंदर, तो जस्टिन ट्रूडो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वैल्यू करता है, तो अगर ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ हो रही है तो बेसिकली उनका ये कहना है दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओनली। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो दैट प्रॉम्प्ट्स हेट्रेड, उसमें डिफरेंस है, तो ये समझने की बात भी है यहाँ पर। तो अब ये पूरा चर्चा का विषय क्या है जो इंडिया कनाडा की मैं बात कर रही हूँ। रिसेंटली आज अगर आपने देखा हो तो जस्टिन ट्रूडो ने अपने जैसे पार्लियामेंट वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बताया है कि जो जून के अंदर किलिंग हुई थी ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, राइट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, उसमें इंडिया का हाथ है। और उन्होंने डायरेक्टली ये बोला है कि रॉ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया क्या कहता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपल सी बात ये है, देयर इज अ बिग, आई वुड से छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है इंडिया और कनाडा के बीच में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो said that India might be involved in the killing of the separatist, जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है। He used to live in Canada and जून में he was killed and India इन claims को strongly disagree करता है, right? तो देखो ये चीज़ें लंबे समय तक के लिए रिलेशनशिप को they can make it even worse। अगर आपको याद हो तो G20 की मीटिंग के अंदर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मेंशन किया है कि देखो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन पे कनाडा को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, राइट। अब इसके चलते क्योंकि यहाँ पर कनाडा बोल रहा है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट को बर्खास्त कर दिया, एक्सपेल कर दिया, किक्ड आउट, और इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है उसके बदले में, टिट फॉर टैट मूव। इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय एक्सपेलिंग अ टॉप कैनेडियन डिप्लोमैट। तो यहाँ पर ये देखो इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया हैज रिजेक्टेड एज एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड अ क्लेम बाय कैनेडियंस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। तो यहाँ पर इंडिया उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है और Indian government strongly rejects this claim that is made by the Canadian Prime Minister about India's involvement in the killing of Hardeep Singh Nijjar. मैं बताऊंगी कौन है। They said that these claims are baseless and this is an attempt to distract from the real issues of Khalistani terrorists. India चाहता है कि Canada strong actions ले against these anti-India elements that are operating from their country. राइट, हरदीप सिंह निज्जर जो थे ही मूव फ्रॉम पंजाब 1997 में एंड कनाडा में रहते थे, कैनेडियन सिटीजनशिप उनको मिल गई एंड जून में he was killed by unknown attackers and then a situation around his death has caused tension between India and Canada. Hardeep Singh Nijjar was linked to KTF, right? अब ये KTF क्या है? तो KTF के बारे में, खालिस्तान टाइगर फोर्स। निज्जर वॉज द चीफ ऑफ द सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन KTF, विच इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली सीज एज अ डेंजरस ग्रुप, राइट। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, दिस KTF इज कंसिडर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड they say that Nijjar was the leader in this group and actively involved in its operations, networking, training, funding its members. So Indian government has officially labeled KTF as a terrorist group, right? और वहाँ पर अगर आप देखो तो जो कनाडा में एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ हम चाहते हैं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें, जो कि वो नहीं ले रहे हैं। और जब उन्होंने ये पार्लियामेंट में डायरेक्टली बोला कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट लग रही है उन्हें, इंडिया बोल रहा है कि ये सब जो है ये बेसलेस उनके पॉइंट्स आ रहे हैं, और उसके चलते में यहाँ पर अभी कनाडा ने एक्सपेल किया इंडियन डिप्लोमेट को। सो टिट फॉर टैट मूव के अंदर इंडिया रिस्पॉन्डेड टू कनाडाज एक्शन बाय एक्सपेलिंग अ हाई रैंकिंग कैनेडियन डिप्लोमेट जिनका नेम है ओलिवियर सिल्वेस्टर। हमने उनको मतलब 5 दिन का टाइम दिया है एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज expelled the Canadian diplomat. So
this was done in retaliation after Canada expelled an Indian diplomat earlier, right? So इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है द इंडियन गवर्नमेंट इज अनहैप्पी विद द कैनेडियन डिप्लोमेट. किस लिए? बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, फॉर interfering in India's internal matters and engaging in the activities that are against the India's interest, right? So ये जो कुछ भी चल रहा है ओवरऑल इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. एंड काफ़ी टाइम से ये चीज़ें न्यूज़ में चली रही थी, जहाँ पर G20 समिट में अगर आपको याद हो तो ये भी बातें हुई थी कि जस्टिन ट्रूडो को सही तरीके से बेसिकली उनके साथ मीटिंग्स नहीं हुई हैं या उनका अपमान हुआ, ये कनाडा के ऑपोजिशन ने बोला, और उसके बाद जब वो वहाँ गए तो ये सब चीज़ें जो है न्यूज़ में आ रही हैं. ये मैंने आपको बता ही दिया है. व्हाट वाज नीजर्स कनेक्शन विद KTF, लीडर रहे हैं एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें 2023 में फरवरी के अंदर इंडिया की होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड खालिस्तान टाइगर फोर्स एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये था पूरा चर्चा का विषय. उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी और कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, काफ़ी टेंस सिचुएशंस है और इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली हैंडल करने की काफ़ी ज़रूरत है. दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं और जो रिश्ते, ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप नीचे आता जा रहा है, जो ख़राब होता जा रहा है, तो उसमें चीज़ों को बैठ के सुलझा के सॉल्व करने की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पर. और डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो का ये बयान, डायरेक्टली पार्लियामेंट में ऐसा बोलना कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप को और ज़्यादा वर्स करता है. ठीक है, चलिए. रिसेंटली लेटेस्ट सेट ऑफ विनर्स फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज वॉज अनाउंस. ये मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी ये प्राइज के बारे में कवर किया हुआ है, एज आई वॉज सेइंग. जिन्हें नहीं याद है तो मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो मैं बार बार यही बोलूँगी कि गाइज रिवीजन ज़रूर करो. रिकॉल कराने के लिए बता देती हूँ कि ये जो अवार्ड्स हैं ये साइंटिस्ट जो हैं इंडिया के अंदर उन्हें दिए जाते हैं अंडर द एज ऑफ 45, जिन्होंने साइंटिफिक फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है, राइट. 1958 में ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे बाय द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, सबने सुना ही है, CSIR, राइट. देखो, नाउ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद दिस अवार्ड इज दैट इट constantly overlooks recognizing women scientists. Since its beginning, women's को बहुत कम awards it has given. जो पहली वुमेन थी जिन्होंने प्राइज जीता था, that was in 1961, और उसके बाद there have been very few women recipients, right? ये जो प्राइज है, जो अवार्ड है, this is similar to Nobel Prize, right? So where women also receive fewer awards as compared to men, that too particularly in the field of science. ये situation साल दर साल slightly improve हुई है, but अभी भी there is a still long way to go ताकि आप equal recognition दें to the contribution of women in the field of science. सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है. ये मैं आपको शेयर ऑफ विमेन तो बताऊंगी ही सही, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों कम अवार्ड दिए गए हैं. देखो, पहला तो ऐसा है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, दैट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें. रीजन बिहाइंड द फेलियर टू रिकॉग्नाइज विमेन साइंटिस्ट, फर्स्ट इज दैट साइंटिस्ट, देखो, to be considered for this award, scientist needs to be nominated by influential figures जो भी हैं in academic and scientific community, और वो जो influential figures हैं, most of whom are men, right? So unfortunately these nominators often they overlook their female colleagues, or secondly the group of people, right, that are resembling for selecting the winners, that is not publicly known. उसकी वजह से दैट इज मेकिंग देयर डिसीजन लेस अकाउंटेबल. जहाँ पहले अवार्ड्स में देखो, अनलाइक अदर अवार्ड्स दैट ओपनली शेयर द डिटेल्स अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ नहीं है. ट्रांसपेरेंसी लैक करती है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू बाइसनेस, एंड बाइस ऑब्वियसली बाइसेस होते हैं, एंड लैक ऑफ इट फर्दर इट कंटिन्यू लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर वुमेन साइंटिस्ट. तो
विमेन की रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं इन द फील्ड ऑफ साइंस इन इंडिया, नंबर्स आर इम्प्रूविंग नो डाउट, बट स्टिल आइडियल लेवल नहीं है. देर आर मेनी विमेन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द साइंस एट एजुकेशनल लेवल्स, बट एज वी मूव अप इन द एकेडमिक लेडर, जैसे आप पीएचडी की बात करो तो नंबर्स ड्रॉप होने लगते हैं. विमेन्स जो है पर्टिकुलरली इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड. बहुत से एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी टू एनकरेज एंड टू सपोर्ट मोर विमेन्स टू परस्यू एंड एक्सेल इन दी साइंटिफिक करियर्स. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डेटा है जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो. शेयर ऑफ विमेन इन साइंस इन इंडिया, नंबर ऑफ विमेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स in R&D has risen more than 4 times. Percentage of women among the researchers went from 13.9% to 18.7%. Overall data तो upward trend ही दिखा रहा है, right? लेकिन still बहुत सी चीजें हैं that we lack in, right? लेकिन अगर आप देखो तो women researchers जो है social science और humanities में नंबर बहुत ज़्यादा है, 36.4% का. तो यहाँ पर स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे आप देखो, जैसे जैसे आप एकेडमिक लेवल में ऊपर जाओगे, पीएचडी करोगे, नहीं करती हैं विमेंस, देयर इज अ ड्रॉप एट द पीएचडी लेवल, राइट? सो ये आप ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019, 53 अकॉर्डिंग टू देम 53% विमेन पार्टिसिपेट इन साइंस एजुकेशन एट बैचलर्स, 55% एंड मास्टर्स लेवल. बट अगर आप डॉक्टोरल लेवल पे आ जाओ तो विमेन ग्रेजुएट एट 44%, लैग बिहाइंड मेन एट 56%. डायरेक्ट नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फिल द जेंडर डिस्पैरिटी, ये डायरेक्टली आप पॉइंट्स यूज कर सकते हो. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अपने मेंस में ऐड कर सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है ताकि इस जेंडर गैप को ब्रिज किया जाए in the field of science and technology, especially Indo-US Fellowship for Women in STEM program. इस प्रोग्राम के अंदर जो विमेन साइंटिस्ट हैं, it allows them to work and conduct research in US, promoting international collaboration भी हो गई and exposure भी हो गया to the advanced scientific environment. Then you have a program, Consolidation of University Research for Innovation and Excellence in Women Universities Program. ये क्या कहता है? ये फोकस करता है on improving research infrastructure and establishing modern research facilities in women universities. ठीक है. विज्ञान ज्योति स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है that aims to create equal opportunities. जो talented girls हैं in high school so that they pursue science, technology, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एट हायर लेवल्स, उनको एक्सपोजर देना फॉर द रूरल गर्ल्स टू नेविगेट देयर एजुकेशनल जर्नी. साइंस की फील्ड में दे चूज इट एज अ करियर ऑप्शन. गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, दैट इज देयर. व्हाट इज दिस? इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग गाइडलाइंस. गाइडलाइंस किसके लिए? वो गाइडलाइंस टू असेस एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी विद इन द स्टेम डोमेन. तो विमेन्स को एनकरेज करना, विमेन्स पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप रोल्स उसको एनकरेज करना, विमेन की पार्टिसिपेशन एज अ फैकल्टी पोजीशन उसको रिप्रेजेंट मतलब उसको एनकरेज करना. तो इट एनकरेजेस बेसिकली ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ये तो हो गई जो सरकार कर रही है. अब ओवरऑल वे फॉरवर्ड में व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन फर्दर. पहले तो चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी. प्रोसेस वाज नॉट क्लियर, दैट वाज अ चैलेंज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नॉमिनेशन पैटर्न, राइट? सो मेकिंग द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट. गिविंग इम्पोर्टेंस टू women scientists. You should prioritize supporting and recognizing the women scientists. Despite being the largest R&D organization in India, CSIR, with thousands of scientists, there are less than 20% that are women. तो उसको, उस imbalance को address करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Discrimination against women, that needs to be challenged, right? So these are the points that you can write when you are catering to mains answer. Sorted है.
चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अभी बेसिकली क्या न्यूज़ में है, कर्नाटका की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व इको सेंसिटिव जोन। तो बेसिकली डायरेक्शन ये है कि जो इलीगल कॉटेजेस बन रहे हैं विद इन द रिजर्व ऑफ इको सेंसिटिव जोन टू एक्ट अगेंस्ट दैट। मैप में चलो तो ये कर्नाटका है, इधर भद्र है, नीचे नागरहोल, फिर मधुमलाई और फिर बांदीपुर, BNMB। ठीक है, बांदीपुर अगर आप देखो तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, राइट। तो इसके अगल बगल में इधर मधुमलाई भी लगता है, इधर वायनाड भी लगता है। अगर आप मैप देखो केरला का तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। तो ये ट्राई जंक्शन पे है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के। सो जियोग्राफिकली इट इज एन इकोलॉजिकली इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर इट वॉज वंस अ हंटिंग ग्राउंड फॉर द रूलर्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ मैसूर। तो ये जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इट इज सिचुएटेड इन 2 कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट्स, मैसूर एंड चामराजनगर ऑफ कर्नाटका। रिवर यहाँ से काबिनी बहती है नॉर्थ से, साउथ से मोयर रिवर बहती है। टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। इधर मैं आपको बता ही रही थी नागरहोल टाइगर रिजर्व है, फिर मधुमलाई टाइगर रिजर्व से भी सराउंडेड है और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी सराउंडेड है। ठीक है, मैप में इसको लोकेट करो खुद से तो फायदा होगा। तो यहाँ पर आपको सैंडलवुड, रोजवुड और ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडियस वेजिटेशन ये आपको देखने को मिलेगी। वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फिर बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, गोल्डन जैकल, 4 हॉर्न एंटीलॉप, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। जब तक मैप में लोकेट नहीं करोगे ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो मेक श्योर ये जो हमने आज किया है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व को मैप में ज़रूर लोकेट करो। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम नई दिल्ली में। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती। क्या ये स्कीम है? नई स्कीम है, आउटले है 13,000 करोड़ का, फुली फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करेगी? इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन ऑफ अप टू ₹2 लाख टू ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, craftsmen including weavers, goldsmiths, blacksmiths, laundry workers and barbers. The scheme aims to improve the quality as well as reach of the products and services of artisans and craftsmen. Simple सी बात क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करना। तो इसके अंदर क्या होगा? आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को लोन दिया जाएगा जैसे कि एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट, ऑफ अप टू ₹2 लाख। सब्सिडाइज लोन होगा, अच्छे से अगर आप दोगे तो कुछ चंक्स गवर्नमेंट भी आपका पे करेगी ताकि उनके काम को एनहांस किया जाए, उनके बिजनेस को एनहांस किया जाए। द गोल इज टू एनहांस द क्वालिटी, द रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि उनको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए उनके प्रोडक्ट को लोकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। MSME इज द मेन डिपार्टमेंट जो इस पूरे इनिशिएटिव को देख रही है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज ऑल्सो प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो 2 मिनिस्ट्रीज हो गई इसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज इंश्योरिंग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, राइट, ऑफ दिस स्कीम। नोडल मिनिस्ट्री MSME। एलिजिबिलिटी प्लीज ध्यान देना, रूरल और अर्बन आर्टिजन्स दोनों के लिए है। इसके अंदर 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जैसे बॉट मेकर, किट मेकर, हैमर, ये सब। 5 lakh families will be covered in the first year and 30 lakh families over 5 years, राइट। तो बेनिफिट क्या होगा इस स्कीम के अंदर? पहले मतलब आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन टू गेट द बेनिफिट्स, क्राफ्ट्समैन विल बी रजिस्टर्ड फॉर फ्री यूजिंग अ स्पेशल दैट ऑनलाइन सिस्टम. They will receive PM Vishwakarma certificate and an ID card which recognizes their skills and craft, ताकि this will help them to access the schemes, offerings and support for their business. Now what they will be given? स्किल अपग्रेडेशन, एडवांस ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी ताकि उनके स्किल को इम्प्रूव किया जाए. टू बाय द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 तक का. दे कैन एक्सेस लोन्स ऑल्सो, कोई कोलेटरल देने की उनको ज़रूरत नहीं है. अप टू 1 लाख इनिशियली एंड अप टू 2 लाख बाद में लेटर लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा लोन भी 5% के. डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू हैंडल द बिजनेस डिजिटली. असिस्टेंस दी जाएगी कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ज़्यादा अच्छे से कर पाए ताकि वो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे.
right? So additionally, there are educational resources also that are available in 12 Indian languages. वीडियोस हो गई ताकि वर्कर्स को एडुकेट किया जाए नई टेक्नोलॉजीज को लेके. सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स विल ऑल्सो रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ 500 पर डे, सपोर्टिंग देम ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो. तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, फॉर्मल ट्रेनिंग many of the traditional art craftsmen lacked it. They haven't received that professional training. तो वो देना ताकि उनकी स्किल और नॉलेज और ज़्यादा एनहांस हो. मॉडर्न टूल्स की आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है ही सही. ट्रेडिशनल आर्टिजन्स लैक दैट एक्सेस, वो भी देना. मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना बेचने के लिए, तो वो रीच मार्केट तक लाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसको इनकरेज करेंगे. और पैसा नहीं है, फंड नहीं है, आपके पास क्राफ्ट है लेकिन फंड्स नहीं है, तो स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर कर रही है, कोलेटरल फ्री लोन्स दे रही है, राइट? सो इसलिए ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. रही बात एक समुद्रयान मिशन रह गया है, दैट आई टेक अप इन डिटेल, क्योंकि उसको हम एक बहुत ही एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करेंगे. सिर्फ समुद्रयान मिशन ही नहीं, बाकी उससे एसोसिएटेड बहुत सी और चीज़ें हैं दैट विल टेक इट अप. सो वो मैं उसको लूँगी कल के सेशन में. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन, टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.